तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन साइकोलॉजी के 50 ऐसे प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो कि आपके रीट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए जो रीट लेवल 1 या लेवल 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा सीटेट एग्जाम या किसी भी स्टेट की टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंतर्गत साइकोलॉजी पूछी जाती है। उन सभी बच्चों के लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सबको पता है कि रीट एग्जाम में लेवल 1 और 2 में दोनों में ही 30 प्रश्न अपने साइकोलॉजी के पूछे जाते हैं। तो साइकोलॉजी ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें से आप आराम से नंबर ला भी सकते हो और आपके 90 नंबर आराम से बन भी जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसमें 30 में से आपको 25 क्वेश्चन साइकोलॉजी में लाए जा सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन इसमें शामिल है। तो बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो भाई साहब, पहला प्रश्न देखो, अधिगम का अर्थ है। देखो हर एग्जाम के अंतर्गत अधिगम के अर्थ के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। ठीक है, तो अधिगम का अर्थ क्या है? देखो, केवल पढ़ाई करना, अनुभवों के परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, केवल विद्यालय शिक्षा, अभ्यास के परिणाम स्वरूप मानसिक प्रक्रिया। देखो एक बात हमेशा याद रख लेना, कौन सी? कि आपको साइकोलॉजी के अंतर्गत चारों ऑप्शन ही सही लगेंगे, लेकिन आपको आंसर वो ऑप्शन करना है जो आपको सबसे ज्यादा सही लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन तो चारों से ही निकलेंगे कहीं क्वेश्चन में, लेकिन आपको वो आंसर टिक करना है जो सबसे ज़्यादा सही लग रहा है। देखो सबसे पहले अधिगम की बात करें, अपन लर्निंग की बात करें, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है अपन जितने भी अनुभव ग्रहण करते हैं उन अनुभवों के परिणाम स्वरूप अपने जो व्यवहार में कौन सा परिवर्तन होता है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, उसी को अधिगम कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के अधिगम का अर्थ क्या होता है? अनुभवों के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखो भाई साहब। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? अधिगम का सर्वाधिक प्रभावकारी रूप कौन सा है? मतलब कि अधिगम का यानी जो लर्निंग होती है उसका जो प्रभाव पड़ता है उसका सर्वाधिक प्रभावकारी रूप कौन सा है? बताओ भाई साहब। अनुकरण, स्मरण, समस्या समाधान और अवलोकन। देखो अनुकरण का मतलब तो अपन समझते हैं, कौन सा वाला अनुकरण करना, मतलब किसी की नकल उतारना क्या कहलाता है? अनुकरण कहलाता है। स्मरण का मतलब होता है याद करना, मेमोरी। ठीक है, समस्या समाधान का अब आप समझ ही गए भाई, समस्या का समाधान करना। और अवलोकन करने का मतलब हो गया निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करना किसी चीज को। तो अधिगम का जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा, अपन जो लर्निंग कर लेंगे तो लर्निंग के माध्यम से अपन क्या करते हैं, फिर समस्या का समाधान करते हैं। क्या करते हैं? समस्या का समाधान। भाई कुछ भी चीज सीखने के बाद में अपन उसका प्रभाव क्या पड़ता है? अपन किसी चीज की नकल तो नहीं करते, उसको याद करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, उसका अवलोकन करने में भी काम आता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा? समस्या समाधान करना। ठीक है, तो अधिगम का सर्वाधिक प्रभावकारी रूप कौन सा होता है? समस्या समाधान। ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा कारक बालक के अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करता है? बताओ भाई साहब, कौन सा कारक बालक के अधिगम को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? उसकी आयु, उसकी बुद्धि, उसका परिवार और उसका शिक्षक। बताओ भाई साहब। भाई लर्निंग एबिलिटी को मतलब कि सीखने की क्षमता उसकी किस पर डिपेंड करेगी? सबसे ज्यादा उसकी बुद्धि पर डिपेंड करेगी। भाई उम्र पर इतना डिपेंड नहीं करती। कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े हो जाते हैं लेकिन फिर भी उनकी जो सीखने की क्षमता होती है वो कम होती है, और कई छोटे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा तेज होती है। तो कुल मिलाकर के आयु तो उस पर डिपेंड नहीं करता है, परिवार पर उसका अधिगम इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है, शिक्षक पर डिपेंड करता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करता। सबसे ज़्यादा निर्भर करता है उसकी बुद्धि पर। उसकी बुद्धि जितनी ज़्यादा तेज होगी उसकी सीखने की क्षमता उतनी अधिक होगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित कौन करता है? उस बच्चे की बुद्धि प्रभावित करेगी सबसे ज़्यादा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 4, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? आप सभी को पता है, बहुत बार एग्जाम के अंतर्गत पूछा जा चुका है संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, तो एक बात ध्यान रख लेना, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या संज्ञानात्मक विकास से संबंधित अगर आपको कुछ भी पूछा जाए और उसमें आपको वैज्ञानिक पूछ रहा हो तो आपको एक ही आंसर देना है, जीन पियाजे। कौन सा आंसर देना है? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इसके अंतर्गत 4 अवस्थाएं बताई गई थी। आप सबको पता होगा संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत 4 अवस्थाएं बताई गई थी। कौन कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, इसके बाद में ऑपरेशनल स्टेज थी। उसके बाद में कौन सी थी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और एक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चारों आपको याद करना है। ठीक है, कौन कौन सी थी चारों एक बार कमेंट करके बता दो। संज्ञानात्मक विकास में कौन कौन सी थी? एक तो सेंसरी मोटर स्किल, एक प्री ऑपरेशनल, एक ऑपरेशनल और एक फॉर्मल वाली। चारों स्टेज याद रखना है। इसके बाद में अगला जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई? एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 है,
बाल विकास का अधिगम पर प्रभाव होता है। यानी कि जो बालक का विकास होता है उसका अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी सीखने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बताओ भाई साहब, सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव या कोई प्रभाव नहीं, या उपरोक्त सभी। तो ध्यान रख लेना, बाल विकास का अधिगम पर कौन सा प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखो, अगर किसी बच्चे का विकास ही नहीं होगा तो उसका अधिगम जो सीखने की क्षमता होती है उस पर प्रभाव पड़ता ही है, सीधी सी बात है। अगर उसका विकास हो जाएगा, अगर उसका विकास बढ़ेगा तो उसका अधिगम भी, सीखने की क्षमता भी बढ़ेगी, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस प्रकार आपको मैंने बताया कि आपको अगर संज्ञानात्मक विकास से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो जीन पियाजे आंसर देना, लेकिन अगर सामाजिक अधिगम की बात कर ले, यानी समाज के द्वारा जो सीखा जाता है उसको सामाजिक अधिगम कहा जाता है, तो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत दिया था उसका आंसर हमेशा वाइगोत्स्की होगा। ध्यान रख लेना, वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा सबसे ज़्यादा अपने संज्ञानात्मक की जगह कौन से सामाजिक अधिगम के माध्यम से ज़्यादा सीखता है, मतलब कि वातावरण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम की तुलना में। कौन बताता है, वाइगोत्स्की ऐसी बात बताते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो, बच्चे का प्रथम सामाजिक समूह कौन सा है। बच्चे का प्रथम सामाजिक समूह कौन सा है, बताओ भाई साहब, बच्चे का प्रथम सामाजिक समूह। सामाजिक समूह का मतलब हो गया उसके आसपास का जो वातावरण है उसमें से प्रथम सामाजिक समूह कौन सा है। तो ध्यान रख लेना, परिवार होता है। सबसे पहला कौन होता है, परिवार होता है। ऑप्शन में से अपने को बेस्ट आंसर देना है। देखो, विद्यालय से पहले तो परिवार से संबंधित होता है, पड़ोसियों से पहले भी परिवार से संबंधित होता है, और मित्र बनाने से पहले भी वो परिवार से संबंधित होता है। तो कुल मिलाकर के प्रथम सामाजिक समूह कौन होता है, परिवार होता है। उसके बाद में फिर उसके पड़ोसी होते हैं, फिर वो दोस्त बनाता है, और फिर विद्यालय जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी रीट एग्जाम तक में आपको डेली सुबह 7 बजे अपनी ये क्लास आती है, जिसके अंतर्गत 30 क्वेश्चन डेली आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसके अलावा जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, डेली के डेली सुबह 7 बजे आपको 30 क्वेश्चन की क्लास मिलेगी साइकोलॉजी पर, इसी चैनल पर। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कौन सी अवस्था को स्वर्ण अवस्था कहा जाता है। बताओ भाई साहब, गोल्डन एज किसको कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आया अपने बाल विकास वाला चैप्टर, जो पहले यूनिट है सिलेबस के अनुसार, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वर्ण अवस्था यानी गोल्डन जो स्टेज होती है वो कौन सी अवस्था को कहा जाता है। तो वो कहा जाता है बाल्य अवस्था को। कौन सी को कहा जाता है, बाल्य अवस्था को। देखो, इसके साथ में 3-4 क्वेश्चन और भी है। कौन कौन सी, सबसे पहले आती है टॉय एज। टॉय एज कौन सी अवस्था को कहा जाता है, आप सबको पता होगा, खिलौनों की अवस्था कहा जाता है। किसको, खिलौने खेलता कब है वो, बताओ, इन चारों अवस्थाओं में से खेलता कब वो, टॉय एज कौन सी है इसमें से। टॉय एज हो जाएगी शैशव अवस्था। शैशव अवस्था के अंतर्गत बच्चा खेलता है। इसके बाद में प्ले एज यानी खेल की अवस्था कौन सी हो जाएगी, जिसमें खेल खेलेगा, वो हो जाएगी बाल्य अवस्था। ठीक है, इसके बाद में जो ये पूछ रहा कौन सा, स्वर्ण अवस्था। स्वर्ण अवस्था जो गोल्डन एज है वो भी किसको कहा जाता है, बाल्य अवस्था को कहा जाता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रेरणा का सर्वाधिक प्रभाव किस पर होता है। प्रेरणा का मतलब हो गया मोटिवेशन। मोटिवेशन का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर होता है। ऑप्शन देखो, बुद्धि पर, व्यवहार पर, व्यक्तित्व, शारीरिक संरचना। बताओ भाई साहब, भाई मोटिवेशन से सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है अपने व्यवहार पर। ठीक है, अपन सभी जानते हैं कि अपने व्यवहार को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले कारकों में से एक कौन सा है, प्रेरणा या मोटिवेशन या अभिप्रेरणा है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अधिगम की प्रक्रिया में सुदृढ़ीकरण का मुख्य कार्य है। अधिगम की प्रक्रिया में सुदृढ़ीकरण का मुख्य कार्य है, यानी जो सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया होती है उसका काम क्या होता है। तो उसका काम होता है अधिगम को स्थायी बनाना। देखो, सुदृढ़ बनाना मतलब उसी चीज को, जो भी अपन कुछ भी सीख रहे हैं उसको स्थायी बनाने का जो काम होता है उसको सुदृढ़ीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुदृढ़ीकरण कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 11। आप कमेंट करके जरूर बताना आपको कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, स्किनर ने किस प्रकार के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बताओ भाई साहब, स्किनर के द्वारा दिया गया अधिगम का सिद्धांत कौन सा था। आप सभी को पता है, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसका था, स्किनर का था, जिसने कबूतर और चूहे पर दोनों पर प्रयोग किया था। क्रियात्मक अनुसंधान या अपन बोल सकते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 12, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का संबंध है। बताओ भाई साहब, जेडपीडी का संबंध। अब देखो वैसे तो आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन इसका नाम देखोगे जेडपीडी, आपको सीधा सा आ जाएगा। जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोस्की ने दिया था। वाइगोस्की बताते हैं कि जब आप कोई काम करते हो, जैसे आप कोई ये काम कर रहे हो और आप यहाँ पे काम कर रहे हो, और आप किसी पड़ोसी का या किसी भी निजी व्यक्ति का आप सहायता लेते हो, तो वो किस में आ जाता है? आपके जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में आ जाता है। यानी कि आपके निजी क्षेत्र में जिसकी भी आप सहायता लेते हो, वो किस में आ जाता है? जेडपीडी जोन में आ जाता है। किस में आ जाता है? जेडपीडी जोन में आ जाता है। क्योंकि वाइगोस्की कहते हैं कि अपने सीखने पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो इसी वातावरण के जो जोन होता है उसको जेडपीडी कहा जाता है, और ये जेडपीडी का जो सिद्धांत दिया था वो वाइगोस्की ने दिया था। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 13, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये देखो, ये क्वेश्चन भी हर बार पूछा जाता है समावेशी शिक्षा पर। सबसे पहले तो समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है? समावेशी शिक्षा का मतलब होता है, जैसे मान लो एक बच्चा है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, सामान्य बच्चा है, उसको कोई भी मतलब कमी नहीं है, और एक दूसरा बच्चा है जो कि आपको या मान लो दिव्यांगजन बच्चा है, ठीक है, और एक तो है नॉर्मल बच्चा और दूसरा कौन सा? दिव्यांगजन बच्चा, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि इन दोनों बच्चों को एक ही रूम में एक ही क्लास में पढ़ाना चाहिए। क्यों पढ़ाना चाहिए? क्योंकि क्या होगा कि अगर ये बच्चा कुछ भी असहाय महसूस करता है या इसको कुछ भी चीज़ की जरूरत होती है, तो वो नॉर्मल बच्चा इसकी सहायता कर सकता है। इस कारण से समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि नॉर्मल बच्चा और जो विशेष बच्चा होता है, उन दोनों को एक साथ एक ही रूम में एक ही छत के नीचे शिक्षा देना। तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया? यह हो गया सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। सभी बच्चों को क्या करना? समान अवसर प्रदान करना। मतलब कि जहां पर सामान्य बच्चा जो जो अवसर प्राप्त करेगा, विशेष बच्चा भी, जो स्पेशल बच्चा होता है, उसको भी वही अवसर प्राप्त होने चाहिए। यह हो गई समावेशी शिक्षा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने एक क्लास आपकी साइकोलॉजी पर पहले भी ले चुका हूं, अपने चैनल पर मिल जाएगी। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है मनोविज्ञान साइकोलॉजी के नाम से। यह आज अपनी दूसरी क्लास थी, इसके अंतर्गत अपन टोटल 30 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 देखो, कौन सा एक गुणात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है? बताओ भाई साहब, गुणात्मक मूल्यांकन का उदाहरण कौन सा है? देखो, मूल्यांकन दो चीजों पर निर्भर करता है, एक तो करता है गुणात्मक और एक कौन सा करता है? संख्यात्मक, ठीक है। मूल्यांकन दोनों चीजों के योग के बराबर होता है, गुणात्मक प्लस संख्यात्मक। तो ये पूछ रहा गुणात्मक मूल्यांकन का उदाहरण कौन सा है? तो गुणात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है कौशल आधारित रिपोर्ट। कौशल आधारित रिपोर्ट यानी कि जिस भी चीज में अपनी स्किल है, उस स्किल पर आधारित जो रिपोर्ट होती है वो क्या होती है? गुणात्मक मूल्यांकन होती है, ठीक है। क्या होती है? गुणात्मक मूल्यांकन होती है। आप सभी को पता होगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि जो आपका मूल्यांकन है उसमें क्या होता है? फॉर्मूला है ये फिक्स, क्या है? गुणात्मक प्लस संख्यात्मक, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है गुणात्मक प्लस संख्यात्मक, इन दोनों का योग क्या होता है? मूल्यांकन। तो मूल्यांकन दो प्रकार का हो गया, संख्यात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? कौन सी शिक्षण विधि अधिगम में आत्मनिर्भरता विकसित करती है? अपने को पूछ रहा है ऐसी कौन सी शिक्षण विधि है जो कि अधिगम के अंदर आत्मनिर्भरता को विकसित करती है। देखो, क्वेश्चन पढ़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही तरीके से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो पूछ रहा है कौन सी शिक्षण विधि है जो कि अधिगम में आत्मनिर्भरता को विकसित करती है, तो वो कौन सी हो जाएगी? प्रयोगात्मक विधि। जब आप प्रयोग करोगे तो आप में आत्मनिर्भरता आ जाएगी, सीधी सी बात है। देखो, व्याख्यान विधि तो क्या होती है? टीचर खड़ा होकर के व्याख्या कर देता है, वो व्याख्यान विधि होती है। अब उसमें अपन बच्चे तो निष्क्रिय हो गए, तो आत्मनिर्भरता का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसके बाद में अनुकरण विधि। अनुकरण विधि का मतलब हो गया किसी चीज़ की नकल करना। अब दूसरों की नकल कर रहे हैं तो आत्मनिर्भर हो ही नहीं सकते। चर्चा विधि। चर्चा विधि में क्या करते हैं? अपन एक दूसरे से चर्चा करते हैं, तो उसमें भी एक दूसरे की सहायता ले रहे हैं, तो आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। तो केवल और केवल प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत अपन आत्मनिर्भरता विकसित होती है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में प्रभाव का नियम क्या दर्शाता है? आप सभी को पता है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। प्रभाव का नियम किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? एक वैज्ञानिक है थॉर्नडाइक, जिनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है, और इन्होंने प्रभाव का नियम दिया था। और प्रभाव का नियम यह कहता है
कि आप कुछ भी सीखते हो तो उससे अगर आप संतुष्ट हो गए तो वो आप सीख चुके, मतलब कि आपके वो काम आ गया। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हो तो आप उसे भूल जाओगे। ठीक है, ये प्रभाव का नियम होता है। कुल मिलाकर के आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा या नहीं डालेगा वो किस पर डिपेंड करता है, खुद पर डिपेंड करता है। अगर अपन उसको संतुष्ट हो जाते हैं, उसको काम में लेते हैं बार बार, तो प्रभाव का वह मतलब परमानेंट हो जाता है, और अगर अपन उसे संतुष्ट नहीं है तो अपन उसे भूल जाते हैं। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत में प्रभाव का नियम क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है सुदृढ़ीकरण का महत्व। मतलब कि कोई चीज कितनी ज्यादा स्थायी होगी या नहीं होगी किस पर डिपेंड करता है, अपने प्रभाव के नियम पर बताता है। कुल मिलाकर के प्रभाव का नियम क्या बताता है, सुदृढ़ीकरण का महत्व बताता है। भाई कोई चीज अपने को स्थायी रूप से सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा सिद्धांत समस्या आधारित अधिगम से संबंधित है। बताओ भाई साहब, समस्या आधारित अधिगम से संबंधित, किसी चीज में सीखने में अपने को समस्या आ रही है तो समस्या आधारित अधिगम का सिद्धांत कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, ब्रूनर का सिद्धांत। ध्यान रख लेना, पावलोव का सिद्धांत तो आप सबको पता होगा, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत है। बंडूरा का सिद्धांत आप सभी को पता है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत आप सभी को पता है, कौन सा, पर्यायसन त्रुटि का सिद्धांत है। ब्रूनर का सिद्धांत किस पर आधारित है, समस्या आधारित अधिगम का सिद्धांत है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 18। बालक में रचनात्मक के विकास के लिए क्या आवश्यक है। कुल मिलाकर के बच्चे में रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता या रचनात्मकता एक ही बात है। बालक में रचनात्मकता विकास के लिए क्या चीज आवश्यक है, बताओ भाई साहब। कठोर अनुशासन आवश्यक है, अगर कठोर अनुशासन कर दोगे तो वो रचनात्मक कार्य नहीं करेगा। स्वतंत्र वातावरण होना चाहिए, बिल्कुल बात है। प्रतियोगी माहौल होना चाहिए और शिक्षक का मार्गदर्शन होना चाहिए। बताओ भाई साहब, फटाफट से आराम से आंसर दे दो आप। बालक के रचनात्मक विकास के लिए क्या आवश्यक है, बालक के रचनात्मक विकास के लिए क्या आवश्यक है, तो उसके लिए कठोर अनुशासन तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। प्रतियोगी माहौल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक का मार्गदर्शन भी होना चाहिए, लेकिन रचनात्मक कार्य तभी करेगा जब आप उसको खुला छोड़ दोगे, उसके लिए स्वतंत्र वातावरण दे दोगे, तभी वो रचनात्मक कार्य करेगा। ठीक है, तो सबसे बेस्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, स्वतंत्र वातावरण। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, प्राथमिक कक्षाओं में खेल आधारित अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो, छोटी जो क्लासें होती है पहले से 5वीं तक की, उसमें खेल आधारित अधिगम होता है, मतलब कि खेल खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों का मनोरंजन, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास तो खेल खेल से हो भी जाता है। सृजनात्मकता को प्रोत्साहन हो सकता है, रटने की प्रक्रिया को बढ़ाना बिल्कुल गलत बात है। तो सबसे बेस्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना, यानी कि क्रिएटिविटी। बच्चे में खेल आधारित अधिगम के माध्यम से क्या जगाई जाती है, क्रिएटिविटी जगाई जाती है, ताकि उसमें क्रिएटिविटी का विकास हो। ठीक है, तो खेल आधारित विधि कब होती है, प्राथमिक कक्षाओं में होती है, और क्रिएटिविटी का विकास के लिए होती है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, संज्ञानात्मक असंतुलन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। मैंने आप सबको बता रखा है, जब भी संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित बात आ जाए और वैज्ञानिक पूछ रहा हो, हमेशा आंख बंद करके आंसर दे देना, जीन पियाजे। कौन दे देना, जीन पियाजे। आपके रीट एग्जाम में इतना ही लेवल पूछ सकता है, जिसके अनुसार अगर आपको संज्ञानात्मक विकास से संबंधित या संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछे और उसमें वैज्ञानिक पूछ रहा हो, तो आपको जीन पियाजे आंसर कर देना है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, देखो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। आपकी रीट एग्जाम तक अभी तक लगभग 50-55 दिन है, तब तक मैं आपको 50 डेली के डेली 30 क्वेश्चन आएंगे और 50 दिन बचे हैं आपके पास, कुल मिलाकर के 1500 क्वेश्चन। साथ में आपको मैं यहाँ पे 360 सॉल्यूशन कराता हूँ, तो आपका क्वेश्चन आराम से 30 में से 25 क्वेश्चन आप एग्जाम में कर दोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, कौन सा एक प्रभावी शिक्षण का मुख्य तत्व है। प्रभावी शिक्षण का मतलब हो गया, अपन जो टीचिंग करवाते हैं वो इफेक्टिव किस प्रकार से हो सकती है, वो किस चीज पर सबसे ज्यादा डिपेंड करती है, वो करती है सुस्पष्ट उद्देश्य। भाई टीचिंग करने से पहले अपने को ये सुस्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए कि अपन क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चे के जीवन में क्या काम आएगा। तो प्रभावी शिक्षण का मुख्य तत्व क्या होता है, सुस्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। अगली बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 है, बालक के विकास की प्रक्रिया होती है। बताओ भाई साहब, जो विकास की प्रक्रिया होती है, डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है, वो कैसी होती है, रैखिक होती है,
समान होती है, सतत होती है या यादृच्छिक होती है? ध्यान रख लेना, विकास हमेशा सतत होता है, विकास हमेशा सतत होता है। और कैसा होता है? स्पाइरल होता है, रेखिक नहीं होता, स्पाइरल होता है। इसका मतलब कभी विकास तेज, कभी धीमा, कभी तेज, कभी धीमा। जैसे शैशवावस्था में सबसे तेज होता है, फिर बाल्यावस्था में धीमा हो जाता है, फिर किशोरावस्था में तेज हो जाता है, फिर आगे धीरे में हो जाता है। तो स्पाइरल चलता है, रेखिक नहीं चलता है। और हमेशा समान भी नहीं होता है, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन सतत जरूर होता है, लगातार चलता रहता है, रुकता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? प्रगतिशील शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रगतिशील शिक्षा का मतलब क्या हो गया भाई? ऐसी शिक्षा जो प्रगतिशील हो, मतलब कि आपको आगे बढ़ाती जाए। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो प्रगतिशील शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है बालक केंद्रित शिक्षा। ठीक है, देखो परीक्षा केंद्रित अधिगम में तो प्रगतिशील शिक्षा होगी नहीं, शिक्षक केंद्रित शिक्षा में भी प्रगतिशील शिक्षा नहीं होगी, क्योंकि टीचर को तो पहले ही सब कुछ आता है। बालक केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए भाई, बालक पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24 है, किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग समस्या समाधान में होता है? बताओ भाई साहब, चारों ऑप्शन देख लो। समस्या समाधान में कौन सी बुद्धि का इस्तेमाल होता है? तरल बुद्धि, अगली है स्फटिकीय बुद्धि, तीसरी है विश्लेषणात्मक बुद्धि। अब वैसे तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन ऑप्शन 4 भी बता देता हूं, ऑप्शन डी है व्यवहारिक बुद्धि। तो आप सबको पता है कि अगर आपको समस्या का समाधान करना है तो आपको उस चीज का विश्लेषण करना पड़ेगा, उसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ करके उस समस्या को देखना पड़ेगा। और टुकड़ों में तोड़ तोड़ करना किस में होता है? विश्लेषणात्मक बुद्धि में होता है। किसी भी चीज को टुकड़े कर करके, अंश कर करके उसको समस्या का समाधान करना क्या होती है? विश्लेषणात्मक बुद्धि कहलाती है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 है, अधिगम के लिए कौन सा कारक प्रेरणा का कार्य करता है? यानी कि अपने को लर्निंग के लिए कौन सा मोटिवेशन होता है, लर्निंग के लिए कौन सा कारक मोटिवेशन के रूप में कार्य करता है? तो वो होता है पुरस्कार। जब आप किसी व्यक्ति को, अगर वो प्रथम स्थान आ गया, उसको अगर आप पुरस्कार दे देते हो तो उसमें एक प्रेरणा मिल जाती है, मोटिवेशन हो जाता है, और वो उस चीज में और ज्यादा मन लगाता है, और उस यानी कि उससे क्या हो जाता है? अधिगम हो जाता है, यानी सीखने लग जाता है, और ज्यादा डेवलपमेंट हो जाता है। तो पुरस्कार क्या होता है? अधिगम के लिए एक प्रेरणा का कार्य करता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, बालक का संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से किससे प्रभावित होता है? बालक का संज्ञानात्मक विकास का मतलब हो गया उसकी बुद्धि। उसकी बुद्धि का जो विकास वह मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो ध्यान रख लेना, जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह वंशानुक्रम पर भी निर्भर करता है और वातावरण पर निर्भर करता है, दोनों पर निर्भर करता है। देखो बच्चे पर वंशानुक्रम का प्रभाव भी पड़ता है और वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है संज्ञानात्मक विकास पर। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। मैंने आप सबको बताया था, जीन पियाजे ने एक सिद्धांत दिया था, कौन सा दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उसके अंतर्गत 4 अवस्थाएं बताई गई थी, आपको मैंने जस्ट बताया था भाई। एक तो होती है सेंसरी डेवलपमेंट स्किल, यानी कि सेंसरी डेवलपमेंट अवस्था। एक तो होती है मोटर, जो आपकी भाषा में बता दूं कि सेंसरी मोटर स्किल एक अवस्था। तो एक थी प्री ऑपरेशनल, एक थी ऑपरेशनल, और चौथी थी कौन सी? फॉर्मल स्टेज। ठीक है, 4 अवस्थाएं थी। अब ये पूछ रहा है कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था कौन सी होती है? तो वो होती है, देखो कौन सी होती है, ये वाली होती है, थर्ड वाली। कौन सी वाली होती है? थर्ड वाली। कौन सी होती है? ऑपरेशनल स्टेज होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। कौन सी होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखो फर्स्ट तो कौन सी होती है? ये तो हो गई आपकी सेंसरी मोटर स्किल। इसके बाद में प्री ऑपरेशनल, एक हो गई ऑपरेशनल, और ये हो गई फॉर्मल। तो 7 से 11 वर्ष की कौन सी हो जाती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ऑपरेशनल स्टेज कहलाती है। आगे बढ़े, अगला देखो, आप इनमें क्या है, हिंदी में याद करोगे ना तो कंफ्यूज होगे। मूर्त, अमूर्त, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, इनमें कंफ्यूज हो जाओगे। इंग्लिश में याद कर लेना, एक ही बार में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 28 देखो, कौन सा तत्व कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायक होता है? भाई कक्षा के अंतर्गत डिसिप्लिन बनाने के लिए आपका सबसे कौन सा तत्व सहायक होता है? देखो कठोर दंड तो नहीं होता, कठोर दंड देने से अनुशासन नहीं होता। सुदृढ़ प्रबंधन, छात्रों को स्वतंत्र देना, शिक्षण सामग्री का प्रभावी उपयोग। देखो शिक्षण सामग्री का अगर आप सब ढंग से उपयोग करोगे, सबसे ज़्यादा देखो क्वेश्चन यही पूछा जाता है, जो शिक्षण सामग्री होती है ना, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उसका मुख्य उद्देश्य होता है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। इससे क्या होता है कि जैसे आप शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल करोगे, बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा। बच्चा इंटरेस्ट लेगा तो उस चीज़ में इंटरेस्ट लेने से वो अनुशासनहीनता कर ही नहीं सकता। ठीक है, ध्यान से सुनेगा, ध्यान से समझेगा। तो अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षण सामग्री का प्रभावी उपयोग करना आपको आना चाहिए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 29 देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है?
समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। समावेशी कक्षा भी आपको बताया था, जिसमें विशेष बच्चा और सामान्य बच्चा दोनों एक साथ कक्षा में एक ही छत के नीचे बैठ करके समान अवसर प्राप्त करते हैं, उसको समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? वो होती है सभी बच्चों की ज़रूरतों को समझना। भाई जैसे कोई स्पेशल बच्चा बैठा है उसकी ज़रूरतों को भी समझना, सामान्य बच्चा है उसकी ज़रूरतों को भी समझना, तो सभी प्रकार के बच्चों की ज़रूरतों को समझना ही समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बालकों के शारीरिक विकास की गति होती है। बताओ भाई साहब, जो अब बात कर रहा है ये शारीरिक विकास की, शारीरिक विकास कैसे होता है? समान होता है, असमान होता है, स्थिर होता है, और चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं कौन सा होता है? अप्रत्याशित होता है। बताओ भाई साहब, बालकों का शारीरिक विकास कैसा होता है? बताओ फटाफट से। समान, असमान, स्थिर या फिर अप्रत्याशित? फटाफट से बताओ। तो बालकों का शारीरिक विकास होता है असमान। ध्यान रख लेना, समान मत कर देना, गलत हो जाएगा। असमान होता है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास सबसे तेज होता है, उसके बाद में बाल्यावस्था में थोड़ा कम होता है, फिर किशोरावस्था में तेज होता है। तो कुल मिलाकर के ऐसे चलता है स्पाइरल, यानी कि जो स्पाइरल अवस्था में चलता है कौन सा? शारीरिक विकास। ठीक है, तो शारीरिक विकास कैसा होता है? असमान होता है। ये हो गए अपने टोटल 30 क्वेश्चन। अब आप कमेंट करके मुझे बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। बाकी मैंने आपको 360 सॉल्यूशन कराया है, पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन को ढंग से समझाया। अगर कभी आपने पढ़ा भी नहीं होगा तब भी आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, उसके अंतर्गत भी मैंने 30 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे। ठीक है, और मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आपने जो भी क्लास नहीं देखी वो देख लेना। पिछला टेस्ट 01 था, आज टेस्ट 02 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन थे, आराम से इनको बढ़िया ढंग से पढ़ लेना, एक दो बार वीडियो देख लेना, आपको कंटेस्ट याद हो जाएगा। बाकी सुबह 7 बजे डेली आपको 30 क्वेश्चन की साइकोलॉजी की क्लास आपको डेली इसी चैनल पर मिलेगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि आपके पास सुबह 7 बजे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि क्लास आ चुकी है। 30 क्वेश्चन आराम से डेली के डेली देख लेना। 50 दिन बचे हैं एग्जाम के अपने लगभग, उसमें अपन डेली के अगर 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के करते हैं, जिसमें 1500 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल अगली वीडियो के अंतर्गत टेस्ट नंबर 03 में। ओके, बाय।